डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गवर्नर। और कल हमने चर्चा की थी कि गवर्नर जो है वो यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और राज्य का जो कार्यपालिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो हम इससे बात की थी कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को जो है 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि राज्यपाल को जो है ये दो इसमें कुछ परंपराएं भी है। जैसे राज्यपाल जिस राज्य का नियुक्त होता है उस राज्य का नागरिक नहीं होता है। और इसके अलावा हमने यह बात की थी कि वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ हैं या जो प्रशासनिक रिटायरमेंट जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद राज्यपाल के सामने जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि राज्यपाल को जो है क्या सिफारिशें दी थी कि राज्यपाल को जो है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो एक बार कार्यकाल अगर पूरा हो जाए तो उसे पुनः उस पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए, पहली सिफारिश की थी। दूसरी क्या थी कि केंद्र में जिस दल का शासन हो उस दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात हमने चर्चा की थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल का जो संबंध है वो अनुच्छेद 155 में है, तो उसमें कहा गया कि उसमें संशोधन करके और ये नया परिवर्तित किया जाना चाहिए कि राज्यपाल की मुख्यमंत्री नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह लेनी आवश्यक होती है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे राज्य की राजनीति में राज्यपाल की क्या स्थिति है, ठीक है। तो राज्यपाल की स्थिति की चर्चा करेंगे अपन। राज्यपाल की जो है स्थिति को हम दो भागों में बांटते हैं कि राज्यपाल की स्थिति देखें कि एक राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की स्थिति क्या होती है। तो इसके संबंध में दो मत हैं या दो विचार हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की स्थिति के संबंध में दो विचार या दो मत क्या हैं। नंबर एक, राज्यपाल की भूमिका औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी, औपचारिक कह सकते हो या नाम मात्र की कह सकते हो, औपचारिक या नाम मात्र की होती है। तो एक तो विचार ये है कि राज्य की राजनीति में राज्यपाल की कोई ज़्यादा विशेष भूमिका नहीं होती है, केवल एक फॉर्मल भूमिका होती है, एक औपचारिक भूमिका होती है, या वो केवल नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक शासक नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो मत है, दूसरा जो विचार है वो है कि राज्यपाल अत्यंत शक्तिशाली पद होता है। राज्यपाल पद जो है वो अत्यंत गौरवशाली व शक्तिशाली पद है। गौरवशाली व शक्तिशाली पद है। तो अलग अलग विद्वानों की राय अलग अलग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्यपाल की भूमिका केवल एक फॉर्मेलिटी है, राज्य प्रशासन का सारा कार्य संविधान के द्वारा राज्यपाल को सौंपा जरूर गया है, लेकिन वो उसका प्रयोग वास्तविक रूप में नहीं करता, क्योंकि उसे एक चीज़ से बांध दिया गया है, इसे इस चीज़ से बाध्य कर दिया गया है कि वो जो है हर कार्यों में मंत्रिपरिषद की जो है सलाह से काम करेगा। इसका मतलब सारे काम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के होते हैं। राज्यपाल केवल एक दिखावे का पद है, एक नाम मात्र का या औपचारिक पद है। तो एक तो विचार ये है कि राज्यपाल की भूमिका बहुत सीमित होती है या नाम मात्र की होती है। और दूसरा विचार, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, राज्यपाल का जो केवल दिखावे का पद नहीं है, ये वास्तविक रूप में एक गौरवशाली और शक्तिशाली पद है। तो इन दोनों ही विचारों को हम जो है पढ़ेंगे। तो कौन कौन से विचार जो हैं, कौन से विचार माने जाते हैं। तो पहले विचार के बारे में हम पढ़ते हैं
एक विद्वान हुए हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया संविधान विशेषज्ञ भी हुए हैं। तो उनका मानना है, वो क्या कहते हैं कि वो इस पद के बारे में कहते हैं कि राज्यपाल का कार्य क्या है? केवल राज्यपाल का कार्य केवल अतिथियों का सत्कार करना है। केवल अतिथियों का, यानी जो मेहमान आते हैं, अतिथियों का सत्कार करना यानी इज्जत करना, सत्कार करना, वह आए हुए को भोजन कराना, ठीक है, वह चाय भोजन का, वह उन्हें चाय भोजन के लिए आमंत्रित करना, उन्हें चाय भोजन की दावत देने तक सीमित है। दावत देना है। तो ये संविधान विशेषज्ञ इन्होंने अनुभव किया है कि राज्यपाल का काम केवल क्या है, जो बाहर से जो अतिथि आते हैं, बाहर से अतिथि मतलब केंद्र में जो कोई बड़े पद का व्यक्ति आता है या अन्य राज्यों से कोई आता है, तो उसका सत्कार करना यानी अतिथि सत्कार करना और उनको भोजन करवाना, चाय पिलाना, ये काम रह गया है। इसका मतलब राज्यपाल, ये क्या कहते हैं कि राज्यपाल का पद केवल एक दिखावा मात्र है, उसको वास्तविक पावर जो है, वास्तविक शक्तियाँ उसका जो है कुछ भी नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल का कोई काम नहीं। कौन कहते हैं ये? पट्टाभी सीतारमैया। यानी ये पहले मत पर जो है फोकस करते हैं। ये मानते हैं कि राज्यपाल का पद केवल एक दिखावे का पद है, ठीक है। अब इसका कारण क्या मानते हैं, क्यों कहते हैं वो ऐसा? कि उनका मानना है कि राज्य में जो है वास्तविक शासक कौन होता है? राज्य में वास्तविक रूप से शासन जो होता है मंत्रिपरिषद करती है। वास्तविक शासक कौन है? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री जो है वास्तविक शासक होते हैं, ठीक है। तो जिसका मुखिया मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और संविधान में एक अनुच्छेद भी रखा गया है इसका, अनुच्छेद 163 ये कहता है, अनुच्छेद 163 एक क्या कहता है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति को छोड़कर, राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति को छोड़कर, मतलब कुछ उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ भी है, स्वविवेकी मतलब इच्छा से वो उनका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। स्वव्यक्ति शक्ति को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए, अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए या अपने कर्तव्यों का प्रयोग वो किसकी सलाह से करेगा? किसकी सलाह और सहायता से करेगा? किसकी सहायता व सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री सहायता, मुख्यमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से करेगा, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद साफ संविधान में भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ, यानी जो उसके स्वविवेकी शक्तियाँ वो पढ़ेंगे, उसको छोड़ करके बाकी जो है वो अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए उसको किसके सलाह और सहायता की जरूरत होगी? मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब सारे काम वो किसकी सलाह और सहायता से करेगा? मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह से करेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है, यानी सीतारमैया जैसे विद्वान ये मानते हैं कि राज्यपाल का कार्य एक दिखावे का है, केवल अतिथियों को सत्कार करना नाम मात्र का है, ठीक है। क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि संविधान में इस चीज़ का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान में साफ कहा गया है अनुच्छेद 163 के अनुसार कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति को छोड़कर बाकी वह अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेगा किसकी सहायता और सलाह से? मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। इसका मतलब कोई भी काम वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या वास्तव में ऐसा ही है?
क्या वास्तव में राज्यपाल जो है वो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता यानी एक सील, एक जो स्टाम्प पे जो सील है उसी का काम करता है, या वास्तव में उसकी कुछ दायित्व या शक्तियाँ और भी हैं? ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि राज्यपाल के कोई भी कार्य वो विवेक के अनुसार करता है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस प्रश्न को अगर हम बात करें तो अगर जांच करेंगे तो वर्तमान में राज्यपाल के जो है शक्तियाँ बदलती गई है। ठीक है, तो ये एक मत ये हो गया आपके इसमें क्यों माना जाता है, इसका कारण भी हमने बता दिया कि अनुच्छेद 163 ये एक कहता है कि राज्यपाल अपने सारे कार्यों को केवल स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर अपने सभी कर्तव्यों का जो पालन है वो किसकी सलाह और सहायता से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब दूसरे मत की बात करते हैं अपन। दूसरा मत इसके विपरीत है। दूसरा मत कहता है कि वास्तव में राज्यपाल केवल दिखावे का पद नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की जो बदलती भूमिका है, अब मत कहते हैं कि राज्यपाल वास्तविक शासक। दूसरे मत के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो वास्तविक शासक होता है, वास्तविक शासक हो सकता है या होता है। ठीक है, ये इस मत को नहीं मानते हैं और वो ये कहते हैं कि वर्तमान में राज्यपाल की जो स्थिति है वो बदल गई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में कैसे बदल गई है। तो वर्तमान में दूसरा मत पढ़ते हैं हम, वर्तमान में राज्यपाल की बदलती भूमिका। राज्यपाल की बदलती भूमिका यानी अब वो पद नहीं जो पहले का माना जाता था शुरुआत में, अब ऐसा नहीं है। अब राज्यपाल की भूमिका जो है वो बदलती गई है। अब उसके कारण हैं, बदलती भूमिका के कारण। इसका मतलब दूसरे टाइप के विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि राज्यपाल का जो पद है अब दिखावे का नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में राज्यपाल का जो पद है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। राज्यपाल कई ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों आई है, यानी राज्यपाल की जो स्थिति है उसमें बदलाव क्यों आया, क्यों अब राज्यपाल जो है मजबूत स्थिति वाला जब पद बन गया है, क्यों अभी वर्तमान स्थिति में राज्यपाल को जो है एक अत्यंत शक्तिशाली भूमिका बन गई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वर्तमान बदलती परिस्थितियों में राज्यपाल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, उसकी भूमिका और शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। तो उसकी बदलती भूमिका या भूमिका में जो वृद्धि है, में जो वृद्धि हुई है या स्थिति में जो बदलाव हुआ है उसके कई कारण हैं। स्थिति में जो बदलाव हुआ है उसके कारण क्या है? ठीक है, तो इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, यानी वर्तमान में राज्यपाल की बदलती भूमिका के क्या कारण है? तो पहला कारण है मुख्यमंत्री का कमजोर व्यक्तित्व। मुख्यमंत्रियों का कमजोर नेतृत्व। देखिए, अधिकांश राज्यों में हम देखते हैं कि जिन राज्यों में गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन से यानी 2 या 3 दल मिलकर के और सरकार बनाते हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री का जो है अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके 5 साल अपने जो सहयोगी दल हैं उनको मनाने में ही बीत जाएगा, टाइम उसमें ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर दूसरी तरफ अगर पूर्ण बहुमत वाला मुख्यमंत्री है, जिसको बहुमत प्राप्त है, तो वो पद मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो मिलीजुली सरकार का जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेगा? अगर ऐसी स्थिति है 2 या 3 दलों से मिलकर के सरकार राज्य में बनी है, तो फिर उस समय राज्यपाल का जो पद है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री की स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर होगी। तो कई बार मुख्यमंत्रियों की स्थिति कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? गठबंधन सरकार है। ठीक है, तो गठबंधन सरकारों के बाद अगर स्थिति है राज्य में, तो उस समय
मुख्यमंत्री कमजोर स्थिति में होगा और राज्यपाल मजबूत स्थिति में होगा। ठीक है, तो एक कारण है। और दूसरी तरफ अगर राज्य में पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत, एक ही पार्टी को बहुमत है और उसका मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो मजबूत स्थिति में होगा। तो एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्ण बहुमत से बहुत कम जो है राज्यों में सरकारें बनती है, इसलिए भी राज्यपाल का जो पद है वो अत्यंत शक्तिशाली बन गया। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, राज्य सरकार के पास सुस्पष्ट बहुमत न होना, सुस्पष्ट बहुमत न होना, अर्थात गठबंधन सरकार। तो अभी ये चर्चा हमने ऊपर ही कर ली थी कि गठबंधन सरकारों की वजह से भी राज्यपाल जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री अपने दलों को संतुष्ट रखने में कभी वो दल टांग खिंचाई करता है, कभी दूसरा दल टांग खिंचाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में अभी 3 दलों की मिलकर के सरकार बनाई है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वह 3 दलों ने मिलकर के जो है सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। ठीक है, शिवसेना है और एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो शिवसेना, महाराष्ट्र, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर के अब किसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस मुख्यमंत्री से नाराज़ हो जाती है, किसी मुद्दे को लेकर एनसीपी नाराज़ हो जाती है। तो जहाँ पर भी ऐसी स्थिति आती है या गठबंधन सरकार होती है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री कमज़ोर होगा और राज्यपाल अत्यंत शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। तो वहाँ पर राज्यपाल अधिक शक्तिशाली होगा। तो गठबंधन सरकारों की स्थिति में कौन मजबूत स्थिति में होगा? राज्यपाल। ठीक है, तो दूसरा कारण ये भी है कि वर्तमान में अधिकांशतः राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती और उस स्थिति में राज्यपाल अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, गठबंधन की विखंडन कार्य पद्धति, तो ये बारे में मैंने चर्चा की जब मैंने जो आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, राजस्थान में भी अपने उदाहरण दिया था। राजस्थान में भी जो है वो लगभग 96 या 97 सीटों पर कांग्रेस है, 13 सीटों पर उसके बाद 2 दलों से मिलकर के निर्दलियों का बहुमत है। ठीक है, तो इस तरह से सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। ठीक है, तो गठबंधन में कई बार क्या होता है कि कोई एक दल किसी मुद्दे को लेकर के आपसे नाराज है, मुख्यमंत्री से नाराज है, तब वो सरकार मुख्यमंत्री को क्या करेगा? फोर्स करेगा अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, और सरकार को भंग करने की कोशिश करेगा, सरकार को कह सकते हैं असहयोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब विखंडन होता है, गठबंधन का टुकड़े होते हैं, तब मुख्यमंत्री अल्पमत में आ जाता है और अल्पमत में आते ही सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो गठबंधन की विखंडन की जो कार्य पद्धति है, जब तक आप अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट रखते हो तब तक आपकी सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी। और अगर आपसे कोई भी आपका सहयोगी दल नाराज़ हो गया किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के, तो आपकी सरकार अल्पमत में आ जाए। तो विखंडन कार्य पद्धति के कारण भी बार बार राज्यपाल के पास जो है मामले जाते हैं और राज्यपाल उस समय अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण, दल बदल की पद्धति। देखिए, दल बदल का मतलब आपने पहले ही चर्चा की थी कि दल बदल का मतलब होता है कि चुनाव किसी एक दल से जीत करके और जीतने के बाद किसी और दल को ज्वाइन कर लेना या किसी उस दल को छोड़कर किसी और दल में चले जाना। जैसे अगर कांग्रेस से जीत के आए और आप जीतने के बाद बीजेपी को ज्वाइन करो या उनको सपोर्ट करो, तो वो कहलाता है दल बदल। यानी चुनाव चुनाव जीतने के बाद उस दल से छोड़ के किसी और अन्य विपक्षी दल में चले जाना दल बदल कहलाए। तो दल बदल की पद्धति के कारण भी कई बार क्या करते हैं कि जो विपक्षी दल के जो
आपके सहयोगी दल के जो मंत्री हैं, सहयोगी दल के जो एमएलए हैं, वो आपको क्या करेंगे, धमकी देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि 24 जो एमएलए हैं उन्होंने क्या किया, सरकार को धमकी दी और उसके में सरकार जो है कांग्रेस की सरकार वहाँ अल्पमत में आ गई। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, इसलिए क्या हुआ कि जो सरकार थी किसकी, कमलनाथ की सरकार थी, वो गिर गई और बीजेपी के शिवराज पाल जो है चौहान की सरकार आ गई। एक साथ 24 जो है एमएलए ने जो है क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे दल बदल की स्थिति में क्या होगा कि दल बदल की स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाती है और मुख्यमंत्री कमजोर स्थिति में हो जाता है और तब राज्यपाल की भूमिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक कारण ये भी है। और पांचवा है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना। देखिए, क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होने से भी मतलब क्या होगा कि कुछ राज्यों में बड़े दल तो होते हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन छोटे छोटे दल भी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, ठीक है, कहीं पर एनसीपी है, जैसे जम्मू कश्मीर में ये आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं। ठीक है, बिहार में आपके गोमांतक पार्टी है, गोवा में गोवा नेशनल पार्टी है। तो इस तरह के जो दल हैं वो क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आते हैं। और जब क्षेत्रीय दल की स्थिति होती है तो क्षेत्रीय दल में क्या होगा कि वो अपने सपोर्ट से मुख्यमंत्री सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद उनको धमकियां देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर के आपको चलना जरूरी है। आप सरकार आपकी तब तक बच सकती है जब आपके साथ क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों का भारत में बहुदलीय पद्धति है। दुनिया के सभी देशों में 3 प्रकार की पद्धति है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो भारत में चूंकि बहुदलीय है, यानी अनेक राजनीतिक दल हैं और ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जिनका प्रभाव 1 या 2 राज्यों में होता है। तो ऐसे क्षेत्रीय दलों की स्थिति में मुख्यमंत्री मजबूत स्थिति में नहीं रह पाता, क्योंकि उन्हें उनका सहयोग लेना पड़ता है, उनके साथ मिलकर के अपनी सरकारें बनानी पड़ती है। तो वो क्षेत्रीय दल अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालते हैं और दबाव डालने से क्या होगा, मुख्यमंत्री कमजोर स्थिति में होगा और फिर ऐसी स्थिति में राज्यपाल अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश राज्यों में जो है मुख्यमंत्री कमजोर स्थिति में होता है। इन स्थितियों में अगर है, इनमें से कोई एक कारण है और उस समय राज्यपाल मजबूत स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोनों मत कि पहले मत में हमने पढ़ा कि राज्यपाल कमजोर स्थिति में होता है, नाममात्र का होता है। तो उसमें आपने पट्टाभी सीताराम रमैया के जो कोटेशन थे उसमें आपने उसको पढ़ा है। दूसरे आपने पढ़ा था कि नहीं, राज्यपाल वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, उसकी कुछ स्वयं की शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है भाई, अब हम राज्यपाल से संबंधित एक और टॉपिक पढ़ते हैं कि राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण। एक छोटा सा टॉपिक है, राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण। देखिए, संविधान निर्माता जब संविधान उन्होंने बनाया तो इस चीज़ को जानते थे कि उनके पास 2-3 ऑप्शन थे। ठीक है, कि एक राज्यपाल को जो क्या किया जाए कि एक तो जनता के द्वारा निर्वाचन करे, इस फार्मूले को अपनाया जाए कि राज्यपाल को जनता, राज्य की जनता चुने। ठीक है, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था कि राज्य की जो विधायिका है, यानी वहाँ की जो विधानसभा है, विधायिका द्वारा उसको मनोनीत किया जाए, कि राज्य की जो विधायिका है उसको जो है वो मनोनीत करे, किसको, राज्यपाल को। और तीसरा ऑप्शन जो था वो क्या था कि केंद्र द्वारा मनोनीत होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत हो। ये 3 ऑप्शन उनके सामने थे। ठीक है, अब उनमें से हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दोनों को ही नहीं अपनाया और कनाडा का अनुसरण करते हुए
भारत में जो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल को जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? ये कनाडा का फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। तो राज्यपाल को जनता के द्वारा निर्वाचन क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब इन दोनों ऑप्शनों को उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया? ठीक है, उनका मानना था कि अगर जनता के द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन होता है, राज्य की जनता अगर चुने राज्यपाल को, तो फिर उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या होगा? टकरार रहेगी, ये ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ सीएम कहेगा मुझे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, दूसरी तरफ गवर्नर ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा कि साहब मुझे तो जनता ने चुन के भेजा है। तो इन दोनों के बीच में, मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में यानी राज्यपाल के बीच में क्या होगा? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। एक राज्य में दो शक्तियां, दो ताकतवर समान शक्तियां नहीं रह सकती, इसलिए इस पद्धति को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा तरीका था विधायिका द्वारा मनोनीत। विधायिका से अगर राज्यपाल मनोनीत होता है तो वो दल बदल की राजनीति में फंस जाएगा, सॉरी बहुमत आपके कह सकते हैं दलीय राजनीति में फंस जाएगा। यानी जिस दल ने उसको चुन के भेजा है, जिस दल ने उसको मनोनीत किया है विधानसभा में, तो वो दल उसे हमेशा उसी के दल के पक्ष में रहेगा, वो दल के उसी दल को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में भी अच्छा, दूसरा विधायिका द्वारा मनोनीत होगा तो क्या होगा? मुख्यमंत्री और राज्यपाल की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा बदलाव नहीं हो, दोनों एक ही पद हो जाएंगे, क्योंकि विधायिका मुख्यमंत्री को भी विधायिका में बहुमत के आधार पर भेजता है और इधर गवर्नर को भेजेंगे तो दोनों बराबर पद हो जाएंगे, समान शक्तियाँ हो जाएगी, वहीं टकराव की स्थिति आ जाएगी। दूसरी बात, जिस दल ने उसको चुन के भेजा है विधायिका में, उसको हमेशा उसी दल का, यानी फिर वो क्या करेगा? दलीय राजनीति के गंदे दलदल में फंस जाएगा, ठीक है। तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं कर पाएगा, स्वतंत्र जो है तटस्थ रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए इन दोनों पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के मॉडल को अपनाया है, जहाँ पर वहाँ का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर जो होता है कनाडा में राज्यों का, वो वहाँ के जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो हमने इस तरीकों को अपनाया कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों ये तरीका क्यों अपनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने? तो राज्यपाल को मनोनीत करने के ये निम्न कारण है कि केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, आपने पढ़ा है राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजता है अपनी मर्जी से, वहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से भेजता है। तो केंद्र द्वारा मनोनीत करने के क्या कारण हैं, या मनोनीत क्यों किया जाता है, बाकी दो तरीके क्यों नहीं अपनाए? ठीक है, नंबर 1, पहला कारण संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। एक कारण यह है कि केंद्र में जिस तरह राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली में आपने पढ़ा है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक अलग होता है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक अलग होता है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। तो केंद्र में भी आप देख लो, केंद्र में भी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख है, ठीक है, और वास्तविक शासक कौन है? मंत्रिपरिषद और सीएम है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार उसी फॉर्मूले को राज्यों में भी स्वीकार किया गया कि राज्यों में भी एक नाम मात्र का प्रमुख होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए राज्यपाल का पद बनाया गया है ताकि वह नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख रहे राज्यों में, और वास्तविक कार्यपालिका कौन रहे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो संसदीय शासन के फॉर्मूले को अपनाने के कारण भी ये जो हम पद कह सकते हैं, इसलिए उसे केंद्र के द्वारा मनोनीत करने का फॉर्मूला अपनाया गया है, ठीक है। नंबर 2, राज्यपाल को नाम मात्र की शक्ति, राज्यपाल को नाम मात्र की शक्ति दूसरा कारण क्या है कि राज्यपाल को जो है नाम मात्र की शक्ति प्रदान की गई है ताकि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन कर सके? वास्तविक प्रधान कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री हो। तो दूसरा कारण ये भी है कि अगर दोनों की शक्तियां बराबर हो जाएगी, टकरार रहेगी,
और एक कार्य के लिए 2 व्यक्ति होने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक मनोनीत केंद्र द्वारा भेजा जाता है, केंद्र का एजेंट होता है, और दूसरा राज्यों में राज्य की जनता के द्वारा होता है। दोनों अपने अपने फॉर्मूले अपने अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को नाम मात्र की शक्ति इसीलिए सौंपी गई है ताकि वास्तविक प्रधान कुमार राज्य में कौन रहे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद रहे, ठीक है। तीसरा कारण, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अखंडता को बनाए रखने के लिए। तीसरा कारण है कि राज्यों में अगर राज्यपाल राज्य की जनता या राज्य के व्यक्ति होता तो क्या होगा, कभी कभी राज्य सरकार ऐसे कोई प्रावधान कर सकती जो केंद्र से अलग हो, या केंद्र और राज्यों में मतभेद होने पर क्या होगा, वो केंद्र से अलग होने के भी कह सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है ताकि वो राज्यों पर नज़र रख सके कि कोई राज्य ऐसा तो नहीं है जो देश के एकता और अखंडता को खतरे में डाले, या ऐसा कोई प्रावधान करे जिससे देश की एकता खतरे में पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि सीमावर्ती राज्य क्या हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि दूसरे देश की मदद करें। तो इसलिए राज्यों पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, उसे केंद्र का एजेंट बना करके भेजा गया ताकि वो राज्य की समय समय पर सारी गतिविधियों, सारे क्रियाकलापों की सूचना केंद्र तक पहुंचाता रहे, और वो ऐसे कोई कार्य नहीं करे जो संविधान के विरुद्ध हो। अगर हो तो हम देखेंगे अनुच्छेद 200 के तहत वो किसी भी विधेयक को रोक सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश के, राष्ट्रपति की सहमति के लिए, ठीक है। तो कोई संविधान प्रावधान ऐसा न करे जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाला जाए। इसीलिए राज्यपाल को जो है केंद्र का एक एजेंट, या हम कह सकते हैं वह कैमरा है जो पूरे राज्य पर निगरानी रखता है, नज़र रखता है, और समय समय पर उसकी सूचना केंद्र तक पहुंचाता रहता है। इसीलिए राज्यपाल को केंद्र के द्वारा मनोनीत करके भेजा जाता है। नंबर 4, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका। राज्यपाल को केंद्र के द्वारा भेजा जाता है तो उसके राज्य की राजनीति से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो केंद्र को समय समय पर, केंद्र की जो है समय समय पर सूचना पहुंचाता है। तो एक तरह से वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि न तो राज्य की राजनीति में उसे जाना है, न वहाँ से चुनाव लड़ना है, न जीतना है, न किसी दल को संतुष्ट रखना है, ठीक है। अगर राज्य का ही व्यक्ति बनता या राज्य के द्वारा ही जनता के द्वारा चुन के आता तो फिर वो दलगत राजनीति की बुरे, जो हम कह सकते हैं फंस सकता था दलगत राजनीति, गंदी राजनीति में। इसीलिए उसे केंद्र के द्वारा भेजा जाता है ताकि वो राज्यों में निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके, ठीक है। उसे राज्य की जनता को संतुष्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य के दलों को संतुष्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो अधिक लोक कल्याणकारी कार्य कर सके निष्पक्ष रह करके, इसलिए वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ठीक है। राज्य की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वो एक निष्पक्ष और मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। इसीलिए इस जाम कर सकते हैं राज्यपाल को केंद्र के द्वारा मनोनीत किया जाता। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को बाकी 2 फॉर्मूले जो आपने ऊपर पढ़े हैं उस तरीके से नहीं चुना जाता, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। आज कल हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।